नमस्कार साथियों, धूम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूपी पुलिस को टारगेट करते हुए हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट कर रहे हैं। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट जिस भी एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें हिंदी बोली या पूछी जाती हो, उसके लिए बेहतर कारगर साबित होगा। तो ज़्यादा बातों को ना बताते हुए हम सीधे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसका जन्म अंडे से होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है। मुझे एक शब्द यहाँ पर मिला, वाक्यांश। वाक्यांश क्या होता है? यदि मैं इसको तोड़ूं तो मिलता है मुझे वाक्य और धन अंश। वाक्य में अ और इसमें मिला अ, यानी ये दोनों मिलाकर कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। तो साथियों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न पूछा है उसी के बारे में हम बताएंगे। आपको हर ऑप्शन के बारे में जानकारी मिलेगा, हर लेवल की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। तो क्वेश्चन है, जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द को क्या कहते हैं? अंडज कहते हैं। लेकिन पिंडज किसको कहते हैं? जिसका जन्म पिंड से होता है। और ज का मतलब होता है जन्म लेना, यानी उत्पन्न होना। और अंत्यज किसको कहते हैं? अंत्यज उसको कहते हैं जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो। और पंछी अंडज का ही उदाहरण है। पंछी अंडज का ही उदाहरण है। तो साथियों, इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है अंडज, जो कि करेक्ट है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह सुमेलित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पूर्ण विराम, ऑप्शन बी अल्प विराम, ऑप्शन सी योजक चिन्ह, ऑप्शन डी उद्धरण चिन्ह। तो साथियों, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जो पूर्ण विराम होता है उसका यही चिन्ह होता है। ऑप्शन बी भी मुझे सही लग रहा है, लेकिन मुझे क्या छांटना है? कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जो बता रहा है वो वाला नहीं है। तो इसका यह भी करेक्ट है, यह भी करेक्ट है, लेकिन योजक चिन्ह यही वाला ऑप्शन सही होगा। साथ ही योजक चिन्ह का जो सिंबल होता है, चिन्ह होता है, वो ये होता है। इसको कहते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, और ये यदि बड़ा हो तो इसको कहते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह। इसी के साथ में इसको कहते हैं उद्धरण चिन्ह, और ये इसको कहते हैं अल्प विराम। और इसी में थोड़ी सी ऊपर बिंदी लगा के और नीचे कामा लगा देते, इसको कहते हैं अर्ध विराम। इसी में एक और क्वेश्चन बन के आता है। क्वेश्चन ये बन के आता है कि दो डिग्रियों के मध्य कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं यदि कोई भी परिवाची बोलूं, जैसे परिवाची मैं बोल दूं पवन, वायु, हवा, तो इनके मध्य हम क्या लगा रहे हैं? इनके मध्य हम लगा रहे हैं कामा, यानी कि अल्प विराम। लेकिन यदि मुझे दो डिग्रियां लिखनी हो, दो डिग्रियां, तो उनके मध्य हम कामा नहीं लगेंगे, उनके मध्य अर्ध विराम लगता है। जैसे BA, MA, तो इनके मध्य ये लगेगा। तो साथ ही ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और कामा से अल्प विराम से और भी क्वेश्चन बनता है कि यदि कोई मतलब बात बोला जा रहा हो तो उसमें रुकावट, अल्प का मतलब थोड़ा सा रुकिए, लेकिन कोई बात बोलने के साथ ही तुरंत स्टार्ट कर दिया जाए तो वहाँ पर अर्ध विराम का प्रयोग होता है। तो आप लोग इन बातों को भी ध्यान दीजिए। और इसके साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भोर, बिहान, निशांत निम्न में से किसके पर्याय हैं? यानी ये पूछ रहा है कि जो
ये सब एक ही है, भोर, बिहान और निशांत। इसी का समरूप कौन सा है, मतलब इसी का समानार्थी कह सकते हैं, कौन सा है? दिन, संध्या, प्रभात, रात्रि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभात। प्रभात का मतलब सवेरा होता है। इसका और भी परिभाषी हो जाएगा जो कि सवेरा हो जाएगा, सवेरा। लेकिन साथियों मुझे एक और ऑप्शन दिख रहा है, दिन। दिन का मतलब क्या होता है? दिन का मतलब दिवस, वासर, दीवा, ये सब दिन के पर्याय हैं। लेकिन और चीज़ देखिए, एक और शब्द आता है जिसको कहते हैं श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। इसमें ये होता है, एक होता है ये दिन और एक होता है ये वाला दिन जिसमें बड़ी की मात्रा होती है। तो इस दिन का मतलब होता है दिवस और इस दिन का मतलब होता है दुखी। साथ ही ये भी चीज़ें साथ साथ याद रखिए। अगला ऑप्शन है संध्या। संध्या का हो जाता है गोधूली। गोधूली, गोधूली, गोधूली का अर्थ ये भी होता है कि गो मतलब गाय। जब गाय बाहर जब चरने जाती है और चर के जब घर जब वापस आती है तो उनके पैरों से जो धूली उड़ती है उसको कहते हैं क्या? गोधूली। और गोधूली साय के बेला को ही बोला जाता है। और अगला ऑप्शन है रात्रि। और रात्रि का हो जाता है तम, तमिस्त्रा, विभावरी, सरवरी। ये सब रात्रि के पर्यायवाची हो जाते हैं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रभात। अगला क्वेश्चन हो जाता है कौन से वाक्यांश के जोड़े का विकल्प सही नहीं है? यानी इसमें जो भी ऑप्शन है कौन सा इस वाक्यांश का विकल्प जो कि सही नहीं है। साथियों इस क्वेश्चन में आपको कई और भी अतिरिक्त पहलू को बताऊंगा। इसमें से पहला ऑप्शन है जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल। सही बात है, करेक्ट बात है। जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं, यह भी बातें सत्य हैं। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, यह भी सत्य है। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे विश्वसनीय नहीं कहते हैं, उसको अनुकरणीय कहते हैं। यानी जो उसका अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, यानी यही ऑप्शन सही है। विश्वसनीय नहीं होगा, जिस पर विश्वास किया जाता है उसको विश्वसनीय कहा जाता है। एक ऑप्शन है जो बहुत बोलता है उसको क्या कहते हैं? आचाल, वाचाल, सॉरी। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। और जो बहुत सी भाषाओं को बोलता है उसे क्या कहते हैं? बहुभाषा भाषी। जो बहुत सी भाषाओं को बोलता है, ये भी लिख लीजिए, जो बहुत सी भाषा बोलता है उसे क्या कहते हैं? बहुभाषी। और इसी में एक और आ जाता है जो बहुत सी भाषाओं को जानता हो, तो उसको क्या कहते हैं? जो बहुत सी भाषा को जानता हो उसको क्या कहते हैं? बहुभाषाविद। विद का मतलब विद्वान होता है, जो बहुत सी भाषाओं को जानता है। और भाष का मतलब होता है, भाष का मतलब होता है बोलना या कहना। यदि किसी शब्द में के अंत में भाष लगा है तो भाष का मतलब होता है बोलना या कहना। इससे और प्रश्न बन सकता है कि इस वाचाल का विलोम क्या होगा? तो वाचाल का विलोम होगा मूक, यानी नहीं बोलता है। जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ बोलते हैं, लेकिन इसका विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम हो जाएगा विज्ञ, हो जाएगा विज्ञ। जो मापा न जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, जो मापा न जाए उसे अपरिमेय कहते हैं। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी उपसर्ग, ऑप्शन सी प्रत्यय, ऑप्शन डी कर्म। तो क्रियाएं होती है जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना,
ये सब क्रियाएं हैं। तो क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया है पढ़ना, देखिए क्रिया है पढ़ना, इसमें मूल रूप है पढ़ और इसमें ना प्रत्यय लगा है, तब जाके पढ़ा है क्या? पढ़ना। और मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। तो ये प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के अंत में लगता है, किसी भी शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और किसी भी शब्द के जो आदि में लगता है उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धातु। लेकिन कोई ये पूछे कि उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो उपसर्ग बना है उप धन सर्ग से, तो इसमें मूल रूप हो जाएगा सर्ग और उप हो जाएगा उपसर्ग। लेकिन प्रश्न इतना तक ही सीमित नहीं रहता है। अच्छा ये बताइए, जैसे हमारा ये ऑप्शन है प्रत्यय, प्रत्यय प्रत्यय में कौन सी संधि है? तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो बनेगा प्रति धन आय। तो ई का य में बदल रहा है, जब ई का य में बदलता है तो हो जाती है यण संधि, तो इसमें है यण संधि। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है यानी अंत में लगता है, और उपसर्ग किसी भी शब्द के आदि में यानी शुरू में लगता है, उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। और क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया है लिखना, तो इसमें लिख क्या है? लिख में ना प्रत्यय लगा है तो ये बन गया है लिखना। तो लिख क्या है? क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर धातु हो जाता है साथी। अगला क्वेश्चन हो जाता है साथी, निम्न व्यंजनों में नासिक व्यंजन कौन सा है? हमारा प्रश्न है इस ऑप्शन में नासिक व्यंजन कौन सा है जिसका उच्चारण नासिका यानी नाक से होता है? तो हमें ये देखते हैं व्यंजन। यदि कोई पूछे कि व्यंजन में कौन सी संधि है, तो हम व्यंजन को भी तोड़ेंगे। तोड़ने पर क्या बनता है? वी धन अंजन। वी क्या है? वी उपसर्ग है। और वी से ई से क्या बन गया? ई बन गया, ई बदल गया य में, ई बदल गया य में, तभी बनता है वी धन अंजन। और यहाँ पर बन के आती है, ये यण संधि का नियम है। तो इसमें व्यंजन में यण संधि है, तो इसमें कौन सा व्यंजन संधि नासिक्य से उच्चारण किया जाता है? तो वर्ण का, किसी भी वर्ग का, मतलब वर्ग का अंतिम वर्ण मतलब पंचमाक्षर अक्षर जो होता है वह नासिका से उच्चारण किया जाता है। जैसे इसमें अना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। पंचमाक्षर में अड़ा आता है, यहाँ आता है, न आता है, म आता है, ये सब पंचमाक्षर वर्ण होते हैं। लेकिन हमारा जो ये भी ऑप्शन है च, इसको किस से उच्चारण करते हैं? तालु से। ये तालु से उच्चारण किया जाता है। य र ल व, इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और य और र, य और र को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण संधि में ई का य, ऊ का व और ई का र ऐसे किया जाता है। इसी तरह से इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। अगर कोई कहा जाए अर्ध व्यंजन कहा जाए, तालव्य से को ये अपने नाम में ही बता रहे हैं कि मेरा उच्चारण तालव्य से हो रहा है, तो इसका उच्चारण होता है तालव्य से। इसको उष्ण व्यंजन भी कहते हैं। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन हो जाता है साथी, भाव विलास और रस विलास के लेखक कौन है? भाव विलास और रस विलास के लेखक का करेक्ट आंसर हो जाएगा देव।
भाव विलास और रस विलास के लेखक हैं देव, और प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं गबन, कर्मभूमि, कफन, इर्दगाह, ये सब प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। इसी के साथ आ जाता है सूरदास। सूरदास में सूरसागर, सूर सरावली, और इसी कड़ी में आ जाते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत ही फेमस रचना है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, आकाशदीप। इस तरह से साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है देव। और अगला क्वेश्चन हो जाता है, निम्न किस वाक्यांश में आपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। साथी हमें ये ढूंढना है कि किस ऑप्शन में आपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। सबसे पहला आपादान कारक की जो परिभाषा है, आपादान कारक यानी अलगाव या दूरी, चाहे वो किसी भी चीज़ से अलगाव हो, ये नहीं कि बीच में से है तो अलगाव ही हो। से का मतलब कभी कभी प्रयुक्त भी होता है। जैसे देखिए, श्याम का घर, श्याम का घर मतलब संबंध बता रहा है कि ये श्याम का घर है। इसमें कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक, संबंध कारक। और दूसरा ऑप्शन है आरी से काटो, यहाँ पर कभी अलगाव नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है कि आरी से काटो, यानी कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यानी इसमें होता है करण कारक, करण कारक। और तीसरा है कलम से लिखो, इसमें भी है करण कारक। और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा पेड़ से गिरा, यानी कि आपादान कारक। पेड़ से गिरा मतलब पेड़ से गिरा तो यानी कि वो अलग हो गया। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ से गिरा। आप लोग ये बताएंगे कारक का विलोम क्या होता है। कारक का विलोम होता है कारिका। कारक का विलोम होता है कारिका। तो इसी के साथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेड़ से गिरा। अगला क्वेश्चन है, निंदा का विलोम शब्द कौन सा है। निंदा का विलोम कौन सा है। निंदा यानी किसी की भी निंदा करना, तो उसका विलोम हो जाएगा उसकी प्रशंसा करना, यानी कि निंदा का विलोम हो जाएगा स्तुति। लेकिन हमारे एक और ऑप्शन है, सम्मान का विलोम क्या हो जाएगा। सम्मान का विलोम हो जाएगा अपमान। लेकिन एक क्वेश्चन ये जो आता है, ये आलोक, तो आलोक का विलोम हो जाएगा, आलोक का हो जाएगा तिमिर। देखिए इसमें ये चीज़ होता है कि जो जिस भाषा में जिस रूपांतरण में पूछा है उसी रूपांतरण में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहीं पर अंधकार रहता है तो अंधकार का हो जाता है प्रकाश। दाहिना, दाहिना का विलोम हो जाएगा बायां, यानी कि वामावर्त। तो साथ ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तुति। अगला क्वेश्चन है, बाग बाग होना मुहावरा का अर्थ है। यानी कि बाग बाग होना मुहावरा का अर्थ है अत्यंत लज्जित होना नहीं, बाग बाग होना यानी कि खुशी। तो ऑप्शन हो गया डी, खुश होना। दिल बाग बाग हो गया, लोग कहते हैं ना, यानी कि खुशी की प्राप्ति होना। लेकिन ये हमारा ऑप्शन है अत्यंत लज्जित होना। इसका मुहावरा क्या बनेगा, इसका मुहावरा बनेगा घड़ों पानी पड़ जाना। घड़ों पानी पड़ जाना। ऑप्शन बी हमारा है भटकना, यानी खाक छानना, इधर उधर भटकना, खाक छानना, खाक छानना। ऑप्शन सी है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। लोग कहते हैं कि इंद्र का चाँद होना, चाहे गुलर का फूल होना।
इसका दोनों हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार आप लोग क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है साथी खुश होना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं अगले प्रकरण में, तब तक के लिए धन्यवाद।